मैस अटैच टू स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात की थी। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम होता है उसको हम प्रूफ करते हैं कि ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो हम रिव्यू कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम शॉर्टली उसको डिनोट करना चाहे तो उसको हम SHM से डिनोट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अगर आप देखें मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन हम थोड़ी सी रिव्यू करना चाहे तो ये इक्वल होता है A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस और पेयर हेड डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि जितना इसमें ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्स इसमें एक्सटेंशन है, जितना आप इसको ज्यादा इलोंगेट करते हैं, जितना उसके लेंथ में आप ज्यादा चेंज लाते हैं, उतना उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि एट रेस्ट जब ये होता है, जब ये सिस्टम एट रेस्ट होता है तो जिस पोजीशन पर के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब अगर आप देखें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस इक्वेशन को, इसको हम नाम भी दे सकते हैं इक्वेशन 1 फॉर एग्जांपल। अब हम प्रूफ करते हैं कि स्प्रिंग मैस सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है SHM। अब यह हम कहां से प्रूफ करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके फिगर के ऊपर आ जाते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी चीजों से ये सिस्टम बना होता है। देखिए, लेफ्ट साइड पर इसका हमने दिखाया हुआ है एक सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, यानी सपोर्ट वो हिस्सा है इस कंस्ट्रक्शन का जिसके साथ आप स्प्रिंग का जो लेफ्ट एंड है वो अटैच कर लेते हैं, परमानेंटली इसके साथ अटैच कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। और इसके बाद होता है स्प्रिंग। देखिए, ये हमने शो किया हुआ है, स्प्रिंग सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है स्प्रिंग। और इसके राइट साइड पर अगर आप देखें, स्प्रिंग के राइट साइड पर अटैच्ड है हमारे पास एक मेस जो कि आपको रेड कलर का नजर आ रहा है। इसी तरह जिस सरफेस के ऊपर ये मूव करता है ये मेस, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये फ्रैक्शनलेस सरफेस है, फ्रैक्शनलेस सरफेस। अब देखिए, फ्रैक्शनलेस क्या होता है? अगर हम आइडियल सिस्टम्स की बात कर ले तो आइडियली फ्रैक्शनलेस वो होता है जिसमें फ्रैक्शन जीरो होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास आइडियल ऐसे सरफेसेस नहीं है जिसकी हमारे पास फ्रैक्शन जीरो हो। तो इसीलिए हम कहते हैं रियल वर्ल्ड में फ्रैक्शनलेस से मीनिंग हम ये लेंगे कि ऐसे सरफेसेस जिसकी फ्रैक्शन जो है, जो अपोजिट फोर्स है मोशन के, वो बहुत ज्यादा कम होती है, निग्लिजिबल होती है, तब उसको हम कहेंगे फ्रैक्शनलेस सरफेसेस। अब देखिए किस तरह ये परफॉर्म करता है। अगर आप देखें, ये एट रेस्ट है हमारे पास फर्स्ट सी सिस्टम, यानी स्प्रिंग के साथ हमने मेस अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग भी अपनी ओरिजिनल जो है वो नेचुरल फॉर्म में है, ना इसको हमने कंप्रेस किया हुआ है ना एलांगेट किया हुआ है, इसके साथ अटैच्ड एक मेस। तो जब ये अपनी इसी ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो जिस पॉइंट पर ये मेस होता है हम कहते हैं कि ये है कौन सा पॉइंट? ये हमारे पास x नॉट, इसको आप कंसिडर कर ले x नॉट, यानी इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर हम यहां पर इसको शो करना चाहे, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जहां पर ये एट रेस्ट होता है, या यूं भी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, यानी ना ये इलांगेट हुआ हो ना ये कंप्रेस हुआ हो, जिस पोजीशन के ऊपर हो उसको हम कहेंगे मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर इसको हम इस पर राइट की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर ले, फॉर एग्जांपल देखिए मैं इस सिस्टम पर राइट की तरफ फोर्स अप्लाई कर लेता हूं, ये इसका मीन पोजीशन है और मैं इसको डिस्प्लेस कर लेता हूं इस पोजीशन के ऊपर। देखिए यहां पर ये अगर देखिए ये हम शो कर रहे हैं इस लाइन से इस मेस का सेंटर, यानी पहले इसका सेंटर इस पॉइंट के ऊपर था, अब सेंटर यहां पर शिफ्ट हो गया। तो अगर आप देखें ये एक्चुअली जो चेंज आ रहा है लेंथ में, ये स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आ रहा है, यानी इतना इसमें चेंज आ गया। अब ये जो न्यू पोजीशन हमने ऑब्टेन की इसको हम नाम देते हैं लेट पोजीशन ए, यानी अब हम पोजीशन ए के ऊपर आ गए। अब अगर आप देखें मैंने फोर्स अप्लाई की, स्प्रिंग को इलांगेट कर दिया, ये पोजीशन ए के ऊपर आ गया। अब अगर मैं स्प्रिंग को रिलीज करता हूं, यानी इस मेस को मैं छोड़ देता हूं, यहां से इस मेस को मैं रिलीज कर लेता हूं, तो क्या होगा? स्प्रिंग को चूंकि मैंने डिस्टर्ब किया, उसकी नेचुरल जो फॉर्म है, जो पैटर्न है, उसको मैंने इलांगेट कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा? वो वापस अपनी इनिशियल लेंथ को अटेन करता है, यानी वो चाहता है कि वो अपनी इनिशियल फॉर्म को, इनिशियल लेंथ को, जो इनिशियल पैटर्न है उसका, उसको वापस अटेन कर ले। तो ये इस मेस को
अगेन अपनी तरफ पुश करेगा, यानी लेफ्ट की तरफ उसको पुल करेगा। मैंने इसको पुश किया राइट की तरफ, अब ये स्प्रिंग इसको वापस अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन क्या होगा, जब ये यहां से मूव करता है, ये बॉडी, ये मैस जब मूव करता है, देखिए इस तरफ जाता है, लेकिन ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन है ये वाली, इसके ऊपर रुकता नहीं है, बल्कि क्या करता है, ड्यू टू इनर्शिया ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर कर लेता है जितना डिस्प्लेसमेंट इसने राइट की तरफ कवर किया था। यानी अब ये मेस यहां पर आ जाता है, उसका सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो वो हमेशा चाहती है कि वो एट रेस्ट ही रहे, या अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा अपनी मूविंग स्टेट को रखना चाहती है, कंटिन्यू रखना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो ये इनर्शिया की वजह से उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस जानिब कवर कर लेता है और यहां पर बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है। लेट इसको हम नाम देते हैं पोजीशन बी। अब अगर आप देखें स्प्रिंग जब ये मेस यहां पर आ जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग की जो इनिशियल पोजीशन थी वो अब भी ओरिजिनली उसी पोजीशन पर नहीं है, ओरिजिनल जो फॉर्म है उसकी उसने अटेन नहीं की है। जब ये कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग क्या करता है, फिर मेस को बैकवर्ड पुश कर लेता है कि वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। लेकिन फिर भी ड्यू टू इनर्शिया ये क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन को पास करके उस राइट की तरफ चला जाता है। यानी एक्चुअली ये क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर लेता है। तो जब ये वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर लेता है तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास तीन पोजीशंस आ गए। एक है एक्स नॉट, जिसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, जिसको मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। एक हमारे पास ये दो पोजीशंस आ गए, एक ए पोजीशन और एक है बी पोजीशन। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ये बॉडी वाइब्रेट करती है, तो ए और बी इन दो पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस। ये एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन की टर्मिनोलॉजी है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ये मूव करती है उन दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इसको हम यहां पर मेंशन करते हैं, ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस। अब देखें इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान जब ये मूव करती है ये बॉडी, एक तो ये वाइब्रेटरी मोशन आ गई। लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह हम इसको एसएचएम कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इसको क्यों कह सकते हैं, कौन सी वो हमारे पास आर्गुमेंट है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग में सिस्टम जो है वो क्या है, वो एसएचएम परफॉर्म करती है। देखिए जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, मैं कंसीडर कर लेता हूं उसको मैं एफ कह लेता हूं। जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी उसमें लेंथ में चेंज ज्यादा आएगा। मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अगर मैं कम फोर्स अप्लाई कर लूं तो एक्सटेंशन कम होगा। अब देखें अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना चाहें, जब भी हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेलिटी का साइन आता है और दूसरा आता है हमारे पास कांस्टेंट। ये एक जनरल रूल है फिजिक्स का कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वेलिटी आती है और कांस्टेंट, बाकी जो क्वांटिटीज है वो उसी तरह आती है। अब हर एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है, उसकी इक्वेशन पर डिपेंड करता है और मैस पर डिपेंड, सॉरी वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है स्मॉल के और एक्स अपनी जगह पर। अब देखिए ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, लेकिन जब स्प्रिंग बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, ये तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, जब स्प्रिंग अपनी पोजीशन को अटेन करने के लिए, अपनी फॉर्म को अटेन करने के लिए एक बैकवर्ड रिवर्स फोर्स अप्लाई कर लेती है, यानी अपोजिट फोर्स अप्लाई कर लेती है, उसको फिर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ही फोर्स होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो फोर्स क्या होगा, वो इक्वल होगा माइनस के एक्स के, यानी उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट भी करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स है। ये हमारे पास उतना ही जितना हमने फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, सॉरी 2, क्योंकि 1 इक्वेशन हमने पहले से शो किया हुआ है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट आया के और एक एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो कि स्प्रिंग अप्लाई कर लेता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखते हैं इस इक्वेशन को और हम देखते हैं कि किस तरह हम के को डिफाइन कर लेते हैं और एसएचएम को हम किस तरह प्रूफ कर लेते हैं इस सिस्टम को कि एसएचएम
स्टूडेंट्स, अनदर प्रॉब्लम है हमारे पास वर्किंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम टाइम पीरियड, लेंथ और इन क्वांटिटीज को जो डिस्कस करेंगे। सो देखिए प्रॉब्लम क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? लेट्स सपोज ये हम एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग होता है जिसके लोअर एंड पर ये जो नीचे वाला सिरा होता है इसके ऊपर हम एक सॉलिड बॉडी जो है वो अटैच कर लेते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। जिस तरह कि आपके पास स्विंग होता है, झूला, दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो देखिए अगर हम इस सिंपल पेंडुलम के इस बॉडी को, सपोज में इसको आप झूला कंसिडर कर ले। इस झूले को आप यूं एक साइड पर खींच लेते हैं पीछे की तरफ, फिर उसको छोड़ते हैं यहां से। इसको आप ए पॉइंट कंसीडर कर ले। आप इसको यहां से छोड़ते हैं, देखें तो झूला क्या करता है, यू मोशन स्टार्ट कर लेता है इस जानिब। जितना आपने इसको इस तरफ जो है खींचा था उतना ही डिस्टेंस वो इस साइड पे जो है वो कवर कर लेता है यूं। तो देखिए अगर हम बाकी जो एयर रेजिस्टेंस सारी चीजें निगलेक्ट कर ले तो हमारे पास एक आइडियल पेंडुलम बन जाएगा। ये इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर लेता है। देखें तो जब ये ए पॉइंट से जाएगा बी तक इस साइड पर और बी से वापस आएगा ए तक, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वन वाइब्रेशन, या इसको हम वन ऑसिलेशन भी कहते हैं। यानी जिस पॉइंट से आपने उसको छोड़ा था वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो इस पूरे ट्रिप को हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। और जितना टाइम ये लेगा इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। यानी ए से इसको छोड़े बी तक, बी से वापस ए तक, तो जितना टाइम इसने लिया उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लिखेंगे, यानी जो चीजें हमें प्रोवाइड की गई है प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो चीजें प्रोवाइडेड है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखें। डेटा में फर्स्ट क्या गिवन है, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को लिखें, कितनी है इसकी वैल्यू, 2 सेकंड्स। 2 और एस जो है वो सेकंड को शो कर रहा है, टाइम की यूनिट है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, यानी अगर आपने ये पेंडुलम जमीन के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसका लेंथ क्या होगा, क्या हमने फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। लेंथ का हमारे पास सिंबल जो है, स्टैंडर्ड सिंबल, वो क्या है, स्मॉल एल। आपने लेंथ फाइंड करना है। व्हाट, फिर दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। और अगर हम इसी पेंडुलम को मून पर ले जाएं, अर्थ से आप इसको डिस्प्लेस कर ले मून के ऊपर, तो फिर उसका लेंथ क्या होगा। सो यहाँ पर चूंकि हम दो लेंथ फाइंड करेंगे तो इसीलिए अर्थ के ऊपर जो लेंथ है उसको हम एल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑन अर्थ। और जो मून के ऊपर हम लेंथ फाइंड करेंगे उसको हम एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि दोनों में फर्क आपको नजर आ जाए, कौन सा एल हम किसके लिए यूज करते हैं। और ये आपको दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनकी वैल्यूज भी गिवन है। जी एम जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और मून के ऊपर, एम का मतलब है मून, और जीई जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है। और इनकी जो वैल्यूज है वो हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 6 पे डिवाइड कर ले सो वो जीएम बन जाएगा। यानी जो मून के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के एक्सेलरेशन से 6 टाइम्स स्मॉलर है। अगर आप अर्थ वाले वैल्यू को 6 पे डिवाइड कर ले सो वो जितना उसकी वैल्यू आ जाएगी वो जी एम यानी मून के एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये भी आपको कहा गया है प्रॉब्लम में कि जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो आप कितना कंसिडर कर ले, वो आप 10 ले ले, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9.8, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉब्लम में भी गिवन है हम 10 ले सकते हैं। ठीक है, सो हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एल ई, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। और जो फार्मूला है हमारे पास, जो टाइम पीरियड का फार्मूला है, फर्स्ट हम वो यहां पर लिखेंगे ताकि आपको क्वांटिटीज की समझ आ जाए कौन कौन सी हम यूज करेंगे। टी जो टाइम पीरियड है वो इक्वल है 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, और स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। ये इसका
हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, एल, चूंकि हम अर्थ के ऊपर ये लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो इसीलिए इसको एल ई का नाम दे, ठीक है। और जी जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, टी की वैल्यू हमें गिवन है, 2 और पाई जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसकी एक ही वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं होती ये वैल्यू। सो हम इजीली एल ई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को मजीद सिंपल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मजीद सिंपल बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करते हैं। स्क्वायर रूट कब कैंसिल आउट होता है, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं। लेकिन आप किसी इक्वेशन में एक ही टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं ले सकते। जब आप स्क्वायर लेंगे तो फिर पूरे इक्वेशन पर स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर ले लें, सो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ले लें, सो वो टी स्क्वायर बन जाएगा इसके ऊपर। और इसी तरह आप यहां पर स्क्वायर ले लें। देखिए जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये 2 बन जाएगा 4 और पाई जो इसकी वैल्यू बन जाएगी पाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह आप इसके ऊपर जब आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीजें हैं जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, सो ये स्क्वायर क्या करेगा, ये जस्ट स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हाफ है 1/2, तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जस्ट यहाँ पर एल ई बाई जी आ जाएगा। ये एक्चुअली एल ई है, लेंथ ऑन अर्थ। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, एल ई हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, देखिए एल ई जो है जी को इस साइड पर ले जाए आप, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर जी। हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं और 4 पाई स्क्वायर पर डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें आप, तो ये बन जाएगा एल ई लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, इसकी वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 2, सो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। इसी तरह जी है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, और 4 है उसकी वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, और पाई स्क्वायर है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.1416 स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप इसको देखें 2 स्क्वायर 4 इंटू 10, सो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.1416। अब इसका अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर लेना है, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, सो ये आ जाएगा हमारे पास 9.86। और इसको अब आप मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ, तो जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 के साथ, सो ये बन जाएगा 39.4786, ये आ जाएगा 39.4786। अब देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें 40 को इसके ऊपर डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 39.4786, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.013। इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी एल ई की जो वैल्यू है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ वो आ जाएगी 1.013, और लेंथ की जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर्स, तो ये हम मीटर्स में यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब देखिए ये तो एक वैल्यू हमने फाइंड की कि अर्थ के ऊपर अगर ये पेंडुलम पड़ा हुआ है तो इसकी लेंथ इतनी होगी। अब अगर आपने मून के ऊपर लेंथ फाइंड करना है, सो जस्ट आपने क्या करना है, यही फार्मूला यूज करना है, सिर्फ इसकी जगह आप एल एम यूज कर ले, एल ई की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि हम मून पर फाइंड करेंगे। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज जो है वो डिफरेंट होगी, जी की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, जी डिवाइडेड बाई 6, यानी 10 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर जी एम जो है यानी मून के ऊपर जो वैल्यू होगी जी एम की वो क्या हो जाएगी, जी डिवाइडेड बाई 6 का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 6, सो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है, 1.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी g डिवाइडेड बाई 6 अगर ये हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जस्ट आपने ये पुट करना है इस फार्मूले के अंदर, और ये जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून।